हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार एसएस इंटर लेवल और सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। और आज हम लोग इसमें 11 नंबर का सेट करने वाले हैं। 10 सेट का रिवीजन कर चुके हैं और यह सेट हम लोग प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न पॉलिटी से है। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? समवर्ती सूची का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो पूछ रहा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो वन्य जीवों की रक्षा समवर्ती सूची में आएगा। कृषि पर आय, यह राज्य सूची का विषय है। विद्युत उपभोग अथवा बिक्री कर, यह भी राज्य सूची का विषय है। और मूल्य नियंत्रण यह समवर्ती सूची का विषय है। तो इसमें 1 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है और राज्य सूची में अभी वर्तमान में 61 विषय है। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था, जो थे शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। इस सभी को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से कौन सा कथन है जो सही है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यह बिल्कुल सही है। हमारा जो संविधान है उसमें सबसे बड़ा और अहम रोल भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा से लिया गया, तो बिल्कुल गलत है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिका से लिया गया है, कनाडा नहीं बल्कि यह अमेरिका से लिया गया है। तो इसमें 1 नंबर सही है, बाकी 2 गलत है। तो केवल 1 सही हो जाएगा, 2 का 4 नंबर। देखिए कुछ और भी स्रोत दिया गया है और वो किस देश से लिया गया है। तो विधि का शासन जो है यह ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जिसका उल्लेख भाग 4 में किया गया, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यह कनाडा से लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यह जर्मनी से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसे जापान से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। चलिए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर, देखते हैं 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो प्रत्यक्ष कर है? तो निगम कर यह एक प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। बाकी सीमा शुल्क, जीएसटी, उत्पाद कर, ये तीनों अप्रत्यक्ष कर है। तो 3 का 2 नंबर सही हो जाएगा। गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्रा में अपना राज्याभिषेक करवाया और 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था, बिल्कुल सही है, यह कथन सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय सम्राट अशोक को दिया जाता है, बिल्कुल गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, तो यह ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान समुद्रगुप्त के शासनकाल में पाटलिपुत्रा आया था, बिल्कुल गलत है। फाहियान जो था विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना पाल काल में हुआ था, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बोध गया में महाबोधि मंदिर के मूल स्थापना का श्रेय सम्राट अशोक को दिया जाता है। तो इसमें केवल 1 नंबर सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्य की मूर्ति रूप दिया था? तो यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दिया गया है। 5 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या समांतर नदी के ऊपरी भाग में बनता है? नदी के ऊपरी भाग में क्या बनता है? तो तंग घाटियां, यह नदी के ऊपरी भाग में बनता है। गोखुर झील बिहार के बेगूसराय में एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की 7 नंबर में कथन निष्कर्ष दिया गया है। अभी कथन में कहा गया कि मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तो यह बिल्कुल सही बात है, उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था। और अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था, तो बिल्कुल गलत है। बुलंद दरवाजा का निर्माण उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। तो इसमें से केवल 1 सही है और 8
गलत हो जाएगा। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था और इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था और पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, इसी युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुआ। दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी को हुआ जिसमें अकबर की विजय हुआ और तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। एक तरफ शिखर दिया गया और दूसरी तरफ देश दिया गया। तो पूछ रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी किसका मिलान जो है गलत है। तो इसमें से केवल एक, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं बल्कि यह नेपाल में है और मकालू नेपाल में है, तो इसमें केवल एक नंबर गलत हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल या फिर तिब्बत में, कुछ भाग तिब्बत में भी है। माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर हो जाएगा या फिर 48 भी कहीं आता है। तो आइए कुछ पर्वत चोटियों की ऊंचाई के बारे में देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई 85-98 मीटर हो जाएगा। मकालू 84-81 मीटर। धौलीगिरी की ऊंचाई 8172 मीटर है। नागा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई 8078 मीटर है। तो ये कुछ पर्वतों की ऊंचाई दिया गया है जिसे कभी कभी मिलान करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि माघ बिहू या भोगली बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो माघ बिहू, अगर बिहू जहां शब्द आ जाए तो वहां सीधे आंसर हो जाएगा असम। 9 का 2 नंबर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। यह जनवरी के मध्य में माघ महीने में मनाया जाने वाला पर्व है। चलिए 10 नंबर में सूची 1 का 2 का मिलान करना है। भारत सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है भारत सेवक संघ की स्थापना। और कब किया गया तो 1905 में किया गया। साथ ही साथ हम लोग डेट को भी देख लेते हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था 1839 ईस्वी में, यानी 1839 में किया गया तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में किया गया था। हमने नाम भी जान लिया और डेट भी याद कर लिए साथ ही साथ। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2, 2, 1, 3। 21 नंबर में भी मिलान करना है। एक तरफ वैज्ञानिक का नाम है और दूसरी तरफ खोज दिया गया है। कोपरनिकस के द्वारा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की खोज किया गया है। केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम का सिद्धांत केपलर नहीं दिया था। गैलीलियो के द्वारा बृहस्पति पर चंद्रमा की खोज किया गया और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। एक बार फिर से देख लीजिए, कोपरनिकस के द्वारा सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया गया, केपलर के द्वारा ग्रहों की गति को नियम दिया गया, गैलीलियो के द्वारा बृहस्पति पर चंद्रमा की खोज किया गया और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो वह हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में आप परिवर्तित कर सकते हैं। 22 का 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, सेम प्रश्न है, सिर्फ ऑप्शन को बड़ा कर दिया गया। ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का सीधे एक ही मतलब है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। 23 का 3 हो जाएगा। 24 में प्रश्न में कहा गया है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो ऐसा न्यूटन किस नियम की वजह से होता है। जब आप किसी बस में बैठे होते, बस रफ्तार से चल रहा होता है और जब वो अचानक ब्रेक मारता है तो हम सभी आगे की ओर झुक जाते हैं। तो यह न्यूटन के प्रथम गति के नियम या जड़त्व के नियम की वजह से होता है। 24 का 1 नंबर हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु इधर उधर उछाल किस नियम के हिसाब से स्पष्ट किया जा सकता है। तो यह जो है बर्नौली प्रमेय के हिसाब से इसे स्पष्ट किया जा सकता है। चलिए 33 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है। तो इन चारों ऑप्शन में अगर हम बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत उन सभी विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण होता है। यह बिल्कुल सही है। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंत संबंधों के विश्लेषण को करते हैं। यह भी सही है। और राजनीतिक सिद्धांत समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं अर्थ की व्याख्या करते हैं। यह भी सही है। तो 33 का चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 34 का भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी सही है। कैसे
कि राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा है। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्न के संबंध में तर्कसंगत ढंग से विचार कर सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करे। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। कुछ प्रश्न जो है लंबे और लंबे-लंबे ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो उसे घबराना बिल्कुल नहीं है कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में सबसे अधिक कौन महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी का विकास। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। 36 नंबर में मिलान करना है। एक तरफ सिद्धांत दिया गया और दूसरी तरफ प्रेरणा देश दिया गया। मूल अधिकार ये संविधान से संबंधित है, तो मूल अधिकार किस देश से लिया गया? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था यह ब्रिटेन से लिया गया, ये पिछले प्रश्न में हम बता चुके हैं। नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 और 12 से 35 अनुच्छेद में किया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। 37 में प्रश्न में कहा गया कि बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? बिहार की लगभग कितनी जो भूमि है, जमीन है, वह कृषि के अंतर्गत आता है? तो 3/4 भूमि कृषि के अंतर्गत आता है। और बिहार की कुल 79% आबादी जो है यह कृषि कार्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न कि भूजाल भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो भूचाल का अपकेंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र के ऊर्ध्वाधर होता है, जहां पे पृथ्वी के अंदर जब भूकंप आया है और उसके ऊपर पृथ्वी का जो मेन केंद्र होता है, जहां पर पहली बार प्रकट होता है, उसी को अपकेंद्र कहा जाता है। तो 38 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें क्या होता है, यानी निजीकरण किसे कहते हैं? तो निजीकरण निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र के संपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथों में प्रबंधन हस्तांतरण किया जाता है। इसी को निजीकरण कहा जाता है। सरकारी चीजों को, संपत्तियों को किसी निजी हाथों में बेच देना, उसी को निजीकरण कहा जाता है। सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए। एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में इसके बारे में निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है कि क्या उत्पादित करना है या क्या उत्पादित किया जाएगा, या किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो इसका निर्णय कीमत तंत्र तय करता है। 40 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा की मांग से क्या अभिप्राय है? मुद्रा की मांग से यह अभिप्राय है कि लोगों द्वारा नकद के रूप में मुद्रा को जमा रखना। मुद्रा की मांग, यही इसका मतलब है। 41 का 2 नंबर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर में कहा गया कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। 42 का 1 हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही एक नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये पांचों सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर हैं। और सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी होता है और 5 अस्थायी होगा, यानी टोटल 15 मेंबर होते हैं। 10 अस्थायी, 5 अस्थायी। चलिए अगला प्रश्न है, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्ति प्राप्त है? विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को कौन सी संवैधानिक शक्ति प्राप्त है? तो ये देखते हैं। विधानमंडल की बैठक बुलाना, उसे संबोधित करना, यह राज्यपाल का अधिकार है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, यह राज्यपाल का अधिकार है। अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, यह भी राज्यपाल का ही अधिकार, संवैधानिक शक्ति है। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 213 में किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन एक आरएनए का प्रकार नहीं है? आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। जी नहीं होता है, तो 56 का 4 हो जाएगा, यह नहीं है। मानव वृक्क के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। इन 4 ऑप्शन से गलत कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी से जल के पुनः अवशोषण को कम करता है, तो बिल्कुल गलत है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ग्लोमेरुलस में रक्त कोशिकाओं और
प्रोटीन निस्संदित नहीं होता है और हेनले का लूप मूत्र को सांद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 57 का 3 गो सही है, बाकी चौथा नंबर ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? तो सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है वो होता है चूना पत्थर से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि यह 60 से 65% अकेला चूना पत्थर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसलिए सीमेंट का मुख्य घटक कैल्शियम ऑक्साइड है। कौन सा प्रोटोकॉल एक वेब पेज पर हाइपरलिंक के लिए आधार बनाया जाता है? तो एचटीटीपी को आधार बनाया जाता है। 61 का 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लंबी दूरी की विद्युत शक्ति संचरण के लिए एसी को डीसी पर वरीयता दिया जाता है, क्यों? यानी लंबी दूरी के लिए जहां हमें लंबी दूरी तक विद्युत को ले जाना होता है तो हम डीसी की जगह एसी को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, क्यों? वह इसलिए एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर का उपयोग करके आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है, यानी घटाया बढ़ाया जा सकता है। 62 का 2 नंबर हो जाएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसे हंटर कमेटी कहते हैं, में किस भारतीय को स्थान मिला था? इस हंटर कमेटी में कुल 8 मेंबर थे। इस हंटर कमेटी में यानी जांच समिति में कुल 8 सदस्य थे। इस 8 में से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय सदस्य थे, 3 भारतीय मेंबर थे और वो तीनों का नाम था चीमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। ये तीनों को शामिल किया गया था। हंटर कमेटी के हिसाब से जालियांवाला बाग हत्याकांड में 379 व्यक्तियों का हत्या हुआ, लेकिन कांग्रेस द्वारा जो जांच समिति बनाया गया था, मालवीय समिति, उसके हिसाब से 1000 व्यक्तियों की हत्या हुई थी। अगला प्रश्न कि किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो देखिए लगभग अभी हम जितना सेट कराए हैं उसमें से लगभग हर एक सेट में चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न रहा है। या तो कभी ये पूछे कि गांधी जी को अवगत किसने कराया, किस शहर में कराया गया चंपारण सत्याग्रह, कब हुआ, किस वजह से हुआ, और आज है कि गांधी जी की सहायता किन किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन राजेंद्र प्रसाद के अलावा भी और कुछ व्यक्ति का नाम है जिन्हें चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का सहायता किया था। उसमें से पहले हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर महादेव देसाई, नरहरि पारीख, अनुग्रह नारायण सिंह, मौलाना मजरुल हक और जेवी कृपलानी। और एक शंभुनाथ व्यक्ति भी है जिन्होंने गांधी जी का सहयोग दिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण जो समस्या थी, तीन कठिया पत्ती, यह किस अधिवेशन में चर्चे में रहा? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पे आप ऑप्शन को ठीक कर लीजिए, इसमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 72 का हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। ये किसी भी कोई भी कांग्रेस के अधिवेशन में समस्या थी, चर्चा का विषय नहीं रहा। तो 72 का हो जाएगा कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यहाँ से मिस प्रिंट हो चुका है, नहीं गलती से ऑप्शन टाइप हुआ है। अगला प्रश्न के विश्व में लौह एवं इस्पात के शीर्ष उत्पादक देशों में कौन से देश शामिल है? 73 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चीन, भारत और जापान। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो यह मिजोरम राज्य में जनजातीय संख्या सबसे अधिक पाया जाता है। 74 का 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है? सतत विकास की परिभाषा कौन हो जाएगा? तो पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना, यानी पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास को दोनों को संतुलित करके चलना, यही सतत विकास है। चलिए देखते हैं 77 नंबर। किसने कहा जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है? 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी पर होगा। तो यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह अल्फ्रेड महान के द्वारा कहा गया है। 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी पर होगा। मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कैसे होता है? तो वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण श्रम के द्वारा किया जाता है। 78 का 3 हो जाएगा। चलिए देखिए 90 नंबर, इसमें कहा गया है कार्बन डाइऑक्साइड के मानवती उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन से संभावित स्थान हो सकता है? तो इसमें से आपको तीनों ऑप्शन हो जाएगा कि परित्याग या गैर लाभकारी कोयला संस्करण, निःशेष तेल एवं गैस भंडार या भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 91 में
3 ऑप्शन दिया गया है और कहा गया कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहले बता दें कि ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों कथन सही है। कैसे? ये टैक्स वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया गया, यानी विलुप्त प्राय वृक्ष है ये। टेक्सास वृक्ष से टेक्सॉस नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंस रोग में विरुद्ध प्रभावी, यानी इस रोग में यह कारगर सिद्ध है। अगला प्रश्न है 92 नंबर कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा मणिपुर, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद फिर हो जाएगा महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आ जाएगा हरियाणा। यानी पहले मणिपुर, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ जैम मंडल दिया गया और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो सिमलीपाल कहाँ है? तो सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में इसमें ऑप्शन देखिए गलत दिया गया है। दिवांग या अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक मेघालय में है, मेघालय में दिया गया है। और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में दिया गया है। इसमें 1-2 ऑप्शन गलत है। चलिए 101 में कहा गया कि रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है? तो इसमें रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपए का परिवर्तन कर देना, यही है रुपए की परिवर्तनीयता। जब अति शीतल वायु की सहंति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होगा? तो इसमें से तूफान और चक्रवाती तूफान आएगा और फिर गहन वर्षा और ओला पड़ने लगेगा। 102 का हो जाएगा ऑप्शन 3। 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? हिंदू विधवा अधिनियम 1955 में लाया गया, बिल्कुल सही है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में लाया गया। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 में लाया गया, तो यह बिल्कुल गलत। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में लाया गया है, तो यही आपका मिलान गलत है। 103 का 3 नंबर गलत था। अगला प्रश्न 104 काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं दिया गया था? तो खुदीराम बोस को फांसी की सजा नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होता है। तो यह उस उच्च न्यायालय में जिसमें वह सेवानिवृत्त हुआ है, जिस न्यायालय से वह निकला है, उसमें वह वकील का काम नहीं करेगा। 105 का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लाइसेज फेयर प्रणाली की एक विशेषता है? तो लाइसेज फेयर प्रणाली की एक विशेषता यह है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। 106 का 1 नंबर है। अगला प्रश्न है कि स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बर को क्या कहते हैं? स्विस संघीय चैम्बर की 2 सभा को राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, यानी नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। 7 का 3 हो जाएगा। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? हरित क्रांति का अर्थ हो जाएगा कि कृषि के साथ कृषि के क्षेत्र में तेजी उत्पादन, तीव्र उत्पादन वृद्धि, उत्पादकता में सुधार तथा खेतों की ललहाती हरियाली, यही हरित क्रांति का सही अर्थ है। 108 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रीमी संकल्पना से तात्पर्य क्या है? क्रीमी से क्या तात्पर्य है? तो क्रीमी का मतलब हो जाएगा कि आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, यही है क्रीमी लेयर। 110 में कहा गया कौन सा मिलान सही है? इन चारों ऑप्शन में से किसका मिलान है जो सही है? तब देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ, बिल्कुल गलत है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का जीत हुआ था, विजयी हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय हुई। तो इसमें से केवल आपका 3 नंबर सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हो चुका था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1967 से 1969 ईस्वी में हुआ था। दूसरा 80 से 84 के बीच में हुआ। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1990 से 92 में हुआ और चौथा 99 में हुआ। संयुग्मक पाया जाता है किसमें? तो संयुग्मक राइजोपस में पाया जाता है। 2 नंबर हो जाएगा। इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो गन्ना की प्रति हेक्टेयर जल की मात्रा की अधिक उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जन औषधि अभियान का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऐसा मॉडल विकसित करना जिसका केवल भारत में ही
प्राकृतिक बनाया जा सके यह सही नहीं है। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा इन तीनों का परिवहन करता है। 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्लाज्मा। अगला प्रश्न 126, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु किस कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। किसने लाइक हेमोपैथी सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो यह सिद्धांत सैमुअल हैनीमैन के द्वारा दिया गया है, यानी होम्योपैथी के जनक भी हैनीमैन है। तो 27 का 2 नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए 135 नंबर करेंट अफेयर है। 4 से 17 फरवरी 2026 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण असम में आयोजित किया गया था? तो यह भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया गया है। 135 का 3 हो जाएगा। प्लास्ट इंडिया 2026 वैश्विक प्रदर्शन का विषय क्या था? तो इसका भारत नेक्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो इसके द्वारा 53.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। 4 फरवरी 2026 की फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार 800 अरब डॉलर की नेटवर्थ पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो वह बन चुका एलन मस्क। 4 नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एलन मस्क। अगला प्रश्न कि 5 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा देश के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ किया है? तो भारत टैक्सी का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा हाथियों के साथ होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया है? तो इसमें तो वितरित ध्वनिक संवेदक का उपयोग किया गया है। 40 का 2 नंबर हो जाएगा। चलिए इस सेट का अंतिम प्रश्न कि सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख बिजली कंपनी एनटीपीसी किस वर्ष तक 30 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने की योजना बना रही है? तो यह 2047 तक बना रहा है। 41 का 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हमारा आज का 11 नंबर का सेट समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और कितना सेट को आप लोग सही कर पाते हैं यह भी कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।